साथियों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की तरफ से आज मुझे सामाजिक न्याय और ख़ासकर जो परिसर में सामाजिक न्याय की अवधारणा है उसके ऊपर अपनी बात रखने के लिए कही गई है। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के छात्रों को जो फ़ी हाइक को लेकर उसके खिलाफ में आंदोलनरत हैं और कई सारे मुद्दे हैं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए और वो इस समय में इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए उनको इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि जो विश्वविद्यालय की आज हालत है पूरे देश में, वो बहुत ही चिंता का विषय है। एक तो सबसे पहले जिस महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें सबसे परेशान आज के डेट में जो है वो विद्यार्थी समाज है। उसको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी सहायता विश्वविद्यालय की तरफ से मुहैया नहीं कराया जा पा रहा है। ये बड़े ही दुख की बात है और उसके बदले में उसको परेशान करने के कई सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जो विश्वविद्यालय का जीवन है वो सब एक किसी विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है और वो उस समय अपने पूरे करियर को बनाने में भी रहता है और उसके साथ साथ में अपने ऊर्जा का उपयोग उन मुद्दों के लिए भी करता है जिसके आधार पर वह समाज में कुछ अपनी योगदान कर पाए और राज्य के प्रति जो उसकी सोच है, राजनीति के प्रति जो उसकी सोच है, उन सारे सोच को भी एक साथ वो लेकर चल सके। बहरहाल जिस विषय पे हमें बोलना है वो है आज का है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड अफर्मेटिव एक्शन। देखिए, सोशल जस्टिस और अफर्मेटिव एक्शन का एक बहुत बड़ा संबंध है। बड़ा संबंध इसलिए है कि अफर्मेटिव एक्शन जो है उसके माध्यम से सामाजिक न्याय को या सोशल जस्टिस को हासिल करने का प्रयास किया जा सकता है। और यह सामाजिक न्याय, जिस सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, वह इस देश के लिए बहुत ही खास बात है। और इसलिए खास बात है कि संविधान के तहत जो अधिकारें दी गई हैं, संविधान जिस तरह के समाज की कल्पना करता है उस समाज को बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जो सबसे महत्वपूर्ण न्याय है, वो सामाजिक न्याय है। और उस सामाजिक न्याय के लिए जो आज तक जो प्रयासें चली आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, उसमें आप देख सकते हैं कि कई स्तर पे समस्या आए हैं। उसमें शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो संविधान के साथ में कम से कम दो सामाजिक वर्ग को, जिसको हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि जिस कारण से वो पिछड़े पूरे समाज में एक पिछड़े जगह पे थे, उससे आगे बढ़ाने का कोशिश किया जा सकता था। तो उस दौरान अगर देखा जाए तो संविधान ने कम से कम शुरुआती दौर से उस समाज को एक मौका दिया। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अभी तक जो कदम आगे चले हैं वो बहुत बड़ा कोई कदम नहीं है, लेकिन परिवर्तन के संकेत मिले हैं, परिवर्तन के झलक मिले हैं और समाज में एक परिवर्तन हुआ है। जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय में, वह कम से कम आज के डेट में 26% है। 17% शेड्यूल कास्ट है और करीब 9% जो है वो शेड्यूल ट्राइब है। एक तीसरा वर्ग है जिसको हम लोग पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं और उसमें कम से कम दो महत्वपूर्ण आयोग का योगदान हुआ। पहला आयोग, जिसको काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है, रिपोर्ट देने के बावजूद उसके रिपोर्टों को लागू नहीं किया गया अगले 30-35 साल तक। फिर एक दूसरा आयोग आता है जिसको मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं, उसके रिपोर्ट आने के पश्चात भी कम से कम 10 साल इंतज़ार करना पड़ा। और वीपी सिंह की सरकार जब 1989 में आती है तो आप देखेंगे कि जब यह मंडल कमीशन, जिसको माना जाता है कि वह एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समाज को समझने का और उस तरह के जो गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए कई सारे सुझाव देते हैं, उसमें एक सुझाव आरक्षण था। और उस आरक्षण को जब पहली कोई सरकार लागू करने की कोशिश करती है, उसमें तमाम तरह के नेताओं का योगदान था, बिहार और यूपी से, खासकर हरियाणा से, और जनता दल के नेतृत्व में जो सरकार बनी वह हिम्मत दिखाई और उस कमीशन को लागू करता है। सबसे आश्चर्यजनक बात मंडल कमीशन के संदर्भ में ये है कि सरकार एक रिपोर्ट के आधार पे कोई फैसला लेती है उसको लागू करने के लिए, वो पूरा देश में एक हिंसक माहौल तैयार किया जाता है उसके विरोध में।
आपने सुना होगा कि मंडल आयोग को लागू करने का विरोध पूरे देश स्तर पे हुआ। वह विरोध क्यों था, इसका कारण आज भी लोगों को सोचने पर बाध्य करता है कि अगर सरकार पिछड़े वर्ग के लिए, जो कि संविधान उसको मानता है, संविधान के तहत 1516 में उसके प्रावधान दिए गए हैं, उसके आधार पे आयोग के और 346 में ये सब बातें कही गई हैं, तो उसके बावजूद भी अगर कोई सरकार इस तरह का कदम उठाता है, जिसको हम लोग सकारात्मक कदम कहते हैं, अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, अफर्मेटिव एक्शन के नोशन के तहत अगर कोई सरकार यह फैसला लागू करने का कोशिश करती है, तो पता चलता है कि एक समाज जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसको लगता है कि हमारे अधिकारों को छीन के, हमारे जगहों को छीनकर उनको किसी तरह से फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है एक दूसरे समाज को, इस मुहिम को इतना तेज़ किया गया कि पूरे देश में एक हिंसक माहौल हुआ, और जिसको एंटी मंडल के नाम से जाना जाता है। बाद में प्रो मंडल के लोग भी आए, लेकिन जो सहयोग कर रहे थे, जो उसका समर्थन कर रहे थे, वो लोग भी बाद में आए। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जब 1993 में एक आदेश पारित किया, फैसला दिया कि यह जायज़ है और इसको लागू होना चाहिए, बशर्ते उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है, वो करीब करीब आज के डेट में बहुत सारे जगहों में शून्य के आधार पर है, बहुत सारे जगहों पे। 1993 में सरकारी नौकरियों में लागू हुआ, और 2006 में वो जाकर विश्वविद्यालय के स्तर पे जो उच्च शिक्षा के केंद्र है, वहाँ पर उनको अवसर मिला। इन दोनों अवसर को आप देखते हैं तो मुश्किल से करीब 20-25 साल हुए हैं इसको होते हुए। आज एक नई चर्चा शुरू हो गई है, खासकर उस सरकार के तरफ से, उस संगठन के तरफ से, उस दल के तरफ से जो मूल रूप से जातिगत आधार आरक्षण का विरोध करती रही है। या जो मंडल कमीशन आयोग है, उसने करीब 3700 जातियों का अध्ययन किया और एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से एक सुझाव दिया, लेकिन जो दूसरा वर्ग है वो उसको मानता है कि नहीं, ये जातिगत आरक्षण है और इसका विरोध होना चाहिए, जो कि वास्तव में वो वैसा नहीं है। लेकिन जिस आरक्षण को लागू हुए अभी 25 साल भी नहीं हुआ, आप देखें कि 25 साल में जो लागू हुआ वो किन क्षेत्रों में हुआ। जिस अवसर की हम बात करते हैं तो अवसर ही बहुत ही सिकुड़ा हुआ है, बहुत ही कम है, केवल सरकारी नौकरियां हैं। ये सरकारी नौकरियां की संख्या मुश्किल से 15 से 20% है। 80% जो अवसर है आज के डेट में, 80% जो अवसर है जहाँ पर नौकरी कर सकते हैं, जिसमें निजी क्षेत्र है, न्यायपालिका है और तमाम तरह के व्यापारिक संगठन हैं, इन सारे जगहों पे कोई आरक्षण नहीं है। तो मात्र 15 से 20% अवसर जो बचे हुए हैं, और उसमें भी आप देखेंगे कि सरकार की जो नीतियाँ रही हैं पिछले 10-15 साल में, उसमें देखा गया कि जो नौकरियाँ हैं उसको ख़त्म की जा रही है। तो आरक्षण उतना भी मिल पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन विरोध उसका निरंतर चला रहता है और विरोध के कई सारे मार्ग खोजे गए हैं। उस आरक्षण को न लागू किया जा सके उसके कई सारे मार्ग खोजे गए हैं। एक कि अगर वह रिजर्व पोस्ट है तो उसमें नॉट फाउंड सूटेबल कर दें और उसको बाद में कन्वर्ट कर दें और फिर जनरल में ला दें। इस तरह के क्रियाकलापों के माध्यम से आरक्षण को लागू भी ठीक ढंग से नहीं किया गया है। और आज हम देखेंगे कि एक नए तरह का मुहिम, एक आयोग जिसको हमें लगता है कि 12वीं बार एक्सटेंशन मिला है, यह देखने के लिए कि जो मंडल कमीशन के आधार पे जिन जातियों को यह अवसर मिला, वो देखा जाए किन किन जातियों को ज़्यादा मिला और उसको बांटने की कोशिश की जा रही है, उसको श्रेणीबद्ध तरीके से बांटने की, सब कोटा, सब कैटेगरी उसमें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब है कि एक तो अव्वल तो लागू होने के बाद वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, कम से कम 27% तक पहुँचा ही नहीं। आज भी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के जगह पे आप 0% है। आज भी कुछ जो एंट्री हुआ है वो केवल एसोसिएट प्रोफेसर के, वो भी 27% से बहुत कम है। जब हम एक मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाए हैं तो एक सरकार ऐसी आती है जो आने के दिन से कोशिश करती है, पहली बात कि आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए, या आरक्षण की स्थिति ऐसी की जाए कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाए उन कम्युनिटी को, उन समुदाय को, उन लोगों को जो उससे प्रभावित। मूल रूप से इन सब बातों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं वो सामाजिक न्याय मूल रूप से अवसर में बंटवारा को लेकर है, डिवीजन इन द अपॉर्चुनिटी। और ये अपॉर्चुनिटी वही अपॉर्चुनिटी है जो सरकार के द्वारा निर्मित है। ये कोई निजी क्षेत्र में आज भी नहीं है, न्यायालय में आज भी, न्यायपालिका में आज भी नहीं है,
व्यापारिक संगठन सारे जगह को और कहीं नहीं है, केवल सरकारी नौकरियों में है। ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय की जो मूल अवधारणा है कि समाज में एक बराबरी के तरफ आगे बढ़े, समाज में जो लोग हैं हर लोग ये महसूस करें कि वो कम से आज अगर बराबर नहीं भी हैं तो सरकार उनके साथ ऐसा काम कर रही है, उनके लिए ऐसा व्यवस्था कर रही है जिसको विशेष अवसर भी कह सकते हैं, जिसको अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से वह एक कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं हम एक बराबरी के दिशा में आगे बढ़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, सरकार से उनकी ये भी अपेक्षा है कि कम से कम सरकार इतना करे कि जो अवसर उनके लिए निर्धारित है उस पर उसकी नियुक्ति ठीक से हो। जब एडमिशन की बात हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एडमिशन की बात हुई 2006 में, और जब दलित बैकवर्ड के बच्चे जब यूनिवर्सिटी में आने लगे तो वहाँ पे भी शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि किसी भी तरह से इतने कठोर कानून थे कि किसी भी तरह से आपको उतना परसेंटेज, उतना हिस्सा उसको एडमिशन में देना है, परसेंटेज घटाना पड़े, अगर जनरल और ओबीसी के बीच में जो परसेंटेज है अगर उसको घटाना पड़े तो 10% तक घटाने के भी प्रावधान किए गए थे। उन तमाम प्रावधानों के बावजूद आप देखेंगे कि अनेक तरह से उसको रोकने का प्रयास किया गया। तो मेरा इतना कहना है कि जो विश्वविद्यालय परिषद है या कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस में दोनों जो समाज है, शिक्षक, कर्मचारी, तीनों समाज, शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी, ये तीनों एक तरीके से चुन कर आते हैं। कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कहीं मार्क्स बेसिस है। तो जब ऐसे लोग वहाँ पे आते हैं तो क्या कारण है कि वैसे विश्वविद्यालय परिसर में भी कई तरह के दमन, कई तरह के उनके साथ भेदभाव होते हैं, और ये भेदभाव जो है वो उन वर्गों के साथ ज़्यादा होता है वो जिन्हें आप SC, ST और OBC कैटेगरी से देखते हैं। रोहित वेमुला तो एक केस था, वैसे हज़ारों केस हैं जो कि अनरिपोर्टेड हैं। तो क्या कारण है कि जो कैंपस है वो भी उतना समतामूलक नहीं बन पाया है, समावेशी नहीं बन पाया है। इसका मतलब है कहीं न कहीं समाज में ऐसी व्यवस्था पहले से चली आ रही थी जिसके आधार पे कुछ लोग को उसका वर्चस्व या पावर उसका हासिल था और कुछ लोग उसके बर्डन को ढो रहे थे। तो क्या इन चीज़ों को दूर करने के लिए अगर कोई सकारात्मक कदम यूनिवर्सिटी के तरफ से, सरकार के तरफ से, MHRD की तरफ से होता तो शायद यह एक ऐसा लेबोरेटरी था जहां से ऐसे नागरिक पैदा होते कि आने वाले समय में समाज को एक परिवर्तन की दिशा में ले जाकर काम करते। लेकिन जो परिस्थितियां हैं आप देखेंगे, JNU, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी तो विद्यार्थी, शिक्षक की नियुक्तियां जो है वो इस तरह से उसको देर या उसमें विलम्ब किया जा रहा है कि आप देखेंगे कि जो संख्या कभी 1000 हुआ करती थी आज 10,000 के आसपास पहुंच गई है। तो आप सोच सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय जहां पर आरक्षण के माध्यम से एक ऐसा अवसर था जहां पर कि पिछड़ों और दलितों की संख्या आ रही थी, उस विश्वविद्यालय के परिसर को इतना न कमज़ोर कर दिया जाए कि इनका विकास जिस भावना से, जिस स्वप्न से वो इस विश्वविद्यालय में आए थे, कैंपस में आए थे, वो भी पूरा होता हुआ नहीं दिखता है। दूसरी बात, जो लोग उस रास्ते से आते हैं, जो कमज़ोर और वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय को, UGC को, सरकार को विशेष प्रावधान करने की ज़रूरत थी। जहाँ पर कि कई कोशिश किए भी जा रहे थे पहले, लेकिन अचानक उसको रोक दिया जाता है, जिसमें कि तमाम तरह के फेलोशिप थे, तमाम तरह के स्कॉलरशिप थे, जिसके आधार पे जो बच्चे कमज़ोर पृष्ठभूमि से थे या वंचित पृष्ठभूमि से थे, उनको अपना विकास करने का अवसर मिल रहा था। इन तमाम परिस्थितियों में यह समझना जरूरी है कि सामाजिक न्याय आज की तारीख में क्यों ज़रूरी है, और भारत जैसे देश में जहाँ पर कि जाति एक समस्या नहीं है, जाति एक सच्चाई है। हर व्यक्ति को कुछ मालूम हो या न हो, उसकी अपनी जाति मालूम होती है, और यह भी मालूम होती है कि उस जाति का सामाजिक सत्ता से क्या लेना देना है या क्या उसका सरोकार है। तो वैसी परिस्थिति में जहाँ पर जात एक सत्ता का साधन भी बनता है और जात जहाँ पर दमन का कारण भी बनता है, और ऐसे दमन अभी बंद नहीं हुए हैं पूरे समाज में। तो ऐसी परिस्थिति में जो शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग है उसको तमाम प्रयास करना चाहिए ताकि उन लक्ष्यों को जो संविधान में विदित है, जो संविधान में दिया हुआ है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त है,
वैसे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। और समाज का जब तक स्वरूप नहीं बनेगा तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सवर्ण में गरीब ही क्यों न हो, उन सबको कम से कम ये मालूम हो कि हमारे विकास में किसी भी तरह का बाधा, खासकर वैसे कॉर्नर से, वैसे कोना से, वैसे दिशा से नहीं आए जिससे हमारे विकास में कोई बहुत बड़ा रोड़ा अटकाया जा सकता है। दोस्तों, आप एक संघर्ष कर रहे हैं। विश्वविद्यालय मात्र विश्वविद्यालय नहीं है, एक लेबोरेटरी है। वहाँ पर तमाम तरह के डायनामिक्स, गतिशीलता आपको देखने को मिलता है। तमाम तरह के मुद्दे वहाँ पर मिलते हैं। जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो किस तरह से विद्यार्थियों को ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी उसके साथ बहुत दोस्ताना या बहुत अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रहा है। जो लोग वहाँ पे कैंपस में रह गए हैं या जो लोग बाहर हैं, आप ही के यूनिवर्सिटी का जो मामला है फ़ी हाइक का, हर जगह सरकार भी कह रही है, हालांकि वो कितना लागू हो रहा है पता नहीं, लेकिन सरकार भी कह रही है कि फ़ीस की वसूली न की जाए और जो बच्चे या जो गार्जियन फ़ीस देने में अक्षम है उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर भी ऐसे कई सारे उदाहरण मिले हैं जहाँ पर कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन क्षेत्रों में विद्यार्थियों के साथ अन्याय करने का काम किया है। तो जो सामाजिक न्याय और सकारात्मक कदम है या सोशल जस्टिस और अफर्मेटिव एक्शन है, वह भारत के समाज के लिए अति आवश्यक है। और इसके कम से कम 2 कारण हैं जो हमें समझ में आता है। और जो परिवर्तन आप देखेंगे, खासकर परिवर्तन जो 90 के बाद हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मंडल कमीशन के बाद परिवर्तन हुआ है वो एक खास परिवर्तन हुआ है। आरक्षण के माध्यम से सिर्फ नौकरी लेने की बात नहीं थी। आरक्षण के माध्यम से सिर्फ नौकरी लेने की बात नहीं थी। आरक्षण एक एहसास दिलाता था, एक सत्ता का एहसास दिलाता था, सत्ता में हिस्सेदारी का एहसास दिलाता था। जिस ऑफिस में, जिस कॉलेज में, जिस विश्वविद्यालय में एक ही वर्ग के वर्चस्व, एक ही तरह के जातियों के वर्चस्व थे, वहाँ पर विभिन्न जातियों का, समाज के विभिन्न हिस्सों का उपस्थितिकरण हुआ। उससे लोगों में एक संदेश जाएगा कि अब हमें भी अवसर मिल सकता है। और यह मात्र, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह मात्र नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं था, जैसा कि आज आम तौर पे इसको खारिज किया जाता है कि आरक्षण से नौकरी देने का मतलब है कि कमज़ोर वर्गों को या राष्ट्र निर्माण के साथ धोखा किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। उनके पास मेधा भी है, उनके पास ऊर्जा भी है, उनके पास कैपेबिलिटी भी है, जिससे वो पूरे तरह से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं। केवल कमी है तो अवसर का, और वह अवसर केवल सरकार ही दिला सकती है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में पैदा हुआ है, जो व्यक्ति ऐसे जगह में पैदा हुआ है जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, ऐसे परिवार में जहाँ पर पैदा हुआ है जहाँ पर कि उसको ठीक से उस घर में खाने पीने का और तमाम तरह की समस्या है, वैसे स्थिति में सरकार को विशेष अवसर देना उसका मौलिक कर्तव्य है। संविधान के द्वारा निर्गत जो प्रावधानों है उसमें दिया हुआ है कि वैसे व्यक्तियों को आगे लाने का, तभी सामाजिक न्याय को हम प्राप्त कर सकते हैं और तभी सामाजिक न्याय का कोई मतलब भी बनता है। जब तक समाज में बराबरी तो नहीं है, ये हमें मालूम है, यह सबको मालूम है कि समाज में बराबरी नहीं है, लेकिन समाज में बराबरी नहीं रहेगा यह घातक होगा। और समाज में बराबरी रहे इसके लिए विशेष प्रावधान करने होंगे, जिसको हम लोग अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, और यह सरकार ही कर सकता है। तो साथियों, मैं इस बात को पुनः दोहराता हूँ कि जिस तरह से सरकार अभी खासकर शिक्षण संस्थाओं के साथ व्यवहार कर रही है, वो कहीं न कहीं एक वंचित वर्ग को शिक्षा से दूर रखने में सहायक होगा और उनको इंक्लूड करने के जगह पे एक्सक्लूड करने का फीलिंग होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन के बदले एक्सक्लूसिव एजुकेशन होगा। जिस तरह से फीस भर रहे हैं, ये फीस भरना मात्र फीस भरना नहीं है, ये फीस भरना किसी को शिक्षा के अवसर से वंचित करना है। इसलिए इसके विरोध में आप खड़े हैं, इसके विरोध में हम खड़े हैं और आपके साथ हम अपनी सहानुभूति या अपना समर्थन देते हैं कि इस तरह का आंदोलन, इस तरह का बात रखना जहां भी होगा, विद्यार्थियों को आगे आकर इन बातों को करना चाहिए। और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यह हमारा अधिकार है, यह किसी के द्वारा दी गई कोई भीख नहीं है या कोई कंसेशन नहीं है। रिजर्वेशन एक कंसेशन नहीं है, एक अधिकार है जो संविधान के द्वारा दिया गया है। और इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है, यह बात समझना ज़रूरी है,
खासकर वंचित वर्गों के बच्चों को, क्योंकि यह समझेंगे तभी उनमें हिम्मत आएगी, तभी उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो जो परिस्थितियां हैं विश्वविद्यालय में, जहां पर कि लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि ये तो रिजर्वेशन से आया हुआ है, नौकरी भी मिलने के बाद कमेंट करते हैं कि रिजर्वेशन से आया हुआ है, इसका मतलब है कि यह मेधावी नहीं है, जो कि एकदम बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही बोगस बात है कि रिजर्वेशन किसी भी तरह से मेधा को कंप्रोमाइज़ करता है या किसी भी तरह से मेरिट को कंप्रोमाइज़ करता है। मेरिट की परिभाषा विभिन्न परिस्थिति में विभिन्न तरीके से उसको परिभाषित किया जा सकता है, और यह समझना हम सबको ज़रूरी है कि जो मेरिट है वो मेरिट किसी खास परिस्थिति में उसका अलग अलग परिभाषा दिया जा सकता है, और वैसे अलग अलग परिभाषा जो मेरिट का है वो एक दूसरे से कम नहीं है। किसी परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, किसी दूसरे परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने की क्षमता, उनकी ऊर्जा, उनकी मेधा उतनी ही मजबूत है और उसमें कोई कमी नहीं देखा गया है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि जो प्रतिस्पर्धा है उसमें SC, ST, OBC में जो परसेंटेज में फ़र्क है बहुत कम है, संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे 27% रिजर्वेशन के लिए जो जनसंख्या कम्पीट कर रहा है वो लगभग 50% है, और फिर भी उसमें जो है वो लोग 27% भी आते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें कम्पिटिटिव माहौल को या सारे व्यवस्था को, तो वहाँ पे ऐसे अवसर देखे जा रहे हैं जहाँ पर कि जो खासकर कमज़ोर वर्ग के बच्चे आते हैं वो वहाँ पे इसलिए अच्छे नहीं कर पाते हैं कि उनमें हौसला कम पड़ जाती है, और हौसला को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय ही पहली न्याय है, उसके बाद राजनीतिक, उसके बाद आर्थिक। जब तक हमारे में हिम्मत नहीं होगी, जब तक हमारे स्वर मजबूत नहीं आएंगे, आप देखेंगे कि हमारे दल के जो मुखिया हैं और जो जिस शासनकाल की बात की जा रही है वो की जाती रही है 1990 से 2005 के बिहार में, उसमें विरोधी दल भी मानता है कि वहाँ के कमज़ोर वर्गों को एक स्वर मिला, वहाँ के लोग खड़े हो पाए और एक बराबरी का एहसास हुआ। बेशक बाकी फील्ड में थोड़ी कम उपलब्धि हुई, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक तौर पे वो बिहार का स्वर्णिम काल था, जिसको हम लोग कहते हैं 1990 से 2005 में। और उस समय में भी जब उस राज्य के मुख्यमंत्री ने, लालू प्रसाद जी ने कोशिश की कि जो जहाँ पे है, जिस परिस्थिति में है उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, और वही अवधारणा थी चरवाहा विद्यालय का। लेकिन एक वर्चस्व समाज के जो वर्चस्व और मुखर लोग हैं उसका मजाक उड़ाकर बोले कि यह पूरा शिक्षा व्यवस्था का मजाक है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि जो समाज, बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 80 से 85% लोग गांव में रहते हैं, और जो एग्रेरियन सिचुएशन है उसमें शहरीकरण भाग बहुत कम है। तो कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जहाँ पर कि लोग उस अवसर का लाभ उठाकर शिक्षित हों। दूसरी बात, जब परिवर्तन का दौर आएगा तो आप किन चीज़ों में बांटोगे? जिन चीज़ों में बांटने का है वह संसाधन ज़मीन के नाम पे है, ज़मीन भी उनके पास नहीं है, वो संसाधन अवसर के नाम पे है, वो भी उनके पास नहीं है। अगर इस ज़मीन और संसाधन का बंटवारा ठीक से नहीं होगा और संविधान संगत नहीं होगा, और वह उन लोगों को नहीं जाएगा जो आम तौर पे वंचित है, और उनके वंचित रहने के कारण कहीं ना कहीं राज्य और समाज है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए उस परिवर्तन को हासिल करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, खासकर जो विश्वविद्यालय तक पहुंच गए हैं और खासकर आरक्षण के माध्यम से पहुंचे हैं, उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर ये आरक्षण नहीं होता तो विश्वविद्यालय में उनके कदम नहीं होते, और अगर वो एक बार आ गए हैं तो उनको सही बात, जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करना चाहिए अपने लोगों के बीच में और जो सामने हैं उनके भी बीच में। ये कतई इसका मतलब नहीं है कि यह सवर्ण और जो वंचित है या जो पिछड़ा है उनके बीच में कोई लड़ाई नुमा माहौल है। यह समझने की बात है कि जो सवर्ण है, जो अग्रे हैं, वो आगे हैं, उनको इतनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि जो पीछे हैं और किसी अपने खास कारण से नहीं है, जो समाज के कारण से पीछे रह गए, उनको आगे लाने में मदद करना। और ऐसे बहुत समाज के बहुत हिस्से कर भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे सवर्ण जो है वो पिछड़ा विरोधी हैं, वो आरक्षण विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। जो पिछड़ा विरोधी हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव हैं। जो उनमें सपोर्ट करते हैं उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इसलिए नहीं करते हैं कि हो सकता है कि उनके अपने भी समाज के लोग कहें कि भाई तुम किसको समाज कर रहे हो, तुम हमारे अपने समाज को धोखा दे रहे हो। ऐसी बातें भी चलती हैं, और इन तमाम तरह के भ्रांतियों को दूर करने का काम
वो सारे विश्वविद्यालय के छात्रों को करना चाहिए। वो ये चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि वह शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा है तो उसको भ्रांतियों, असत्य चीज़ों से दूर करने का उसका एक मौलिक कर्तव्य है। और इन्हीं बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखे हैं, तभी आप विश्वविद्यालय के उन मुद्दों को लेकर जो सबसे वंचित समाज को परेशान करता है, जैसे फी हाइक का जो मामला है, वो सबसे कमज़ोर, आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर, सामाजिक रूप से सबसे कमज़ोर व्यक्ति को ही प्रभावित करता है। ऐसे परिस्थिति में अगर आपने अपना हाथ आगे उठाया है और आप उसके खिलाफ में खड़े हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बधाई देता हूं कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं। और आपसे हर एक विश्वविद्यालय के बच्चों को सीखने की ज़रूरत है कि कैसे हम समाज में इस तरह के परिवर्तन लाने की बात कर सकते हैं। जो हमारा नेतृत्व कर रहा है वाइस चांसलर, जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वो परिस्थितियों को वो भी समझता है, लेकिन सरकार के दबाव में ऐसे कदम उठाते हैं जिससे विद्यार्थियों का हानि होता है। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन या वाइस चांसलर जो बनते हैं उनको सबसे पहले अपने कंस्टिट्यूएंसी की चिंता की जानी चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से विद्यार्थी है। विद्यार्थी नहीं रहेगा, शिक्षक नहीं रहेगा, शिक्षा व्यवस्था नहीं रहेगा तो वाइस चांसलर किस बात के रहेंगे। उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में किसी खास कारण से विद्यार्थियों का अहित नहीं हो। इन सारी बातों के साथ मैं अंतिम बात अपना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से विद्यार्थी विश्वविद्यालय परिषद में पहुँचते हैं, उन अवसर का लाभ उठाकर यह भी प्रयत्न करना चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं, कि समाज में जो वंचित वर्ग है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, उसको लाने का प्रयास करें। और जो भ्रांतियां हैं सामाजिक न्याय के विषय में, जो भ्रांतियां हैं आरक्षण के विषय में, उसको दूर करना चाहिए। और मुखर होकर जिन जगहों पे अभी तक आरक्षण नहीं लागू हुआ है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। निजी क्षेत्र में उनको आगे आकर हाथ उठाना चाहिए। देखिए 1970 और 80 का यह आंदोलन था कि मंडल जाकर सफल हुआ, नहीं तो मंडल हो सकता है कि 1990 में भी लागू नहीं होता। तो जब मंडल लागू हुआ और एक बहुत बड़ा समाज उससे लाभान्वित हुआ है और समाज का चरित्र भी बदला है, समाज में जो वर्चस्व के अध्याय हैं उसमें भी परिवर्तन आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें भी उन मुद्दों को आगे लेकर आगे आना चाहिए जिसको हमारे नेता मंडल रिपोर्ट या मंडल राज पार्ट 2 कहते हैं, कि एक पार्ट तो हासिल कर चुके हैं, जो भी कमोबेश है उसको हासिल कर चुके हैं, अब दूसरा अध्याय का भी शुरुआत करना चाहिए। और मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आप सब लोग इन बिंदुओं पे काम करें और अपनी बात रखें, जहां लिखते हैं, जहां बोलते हैं, जिस समाज में बात करते हैं, जहां तर्क करते हैं, जहां विमर्श में हिस्सा लेते हैं, इन बातों को रखें। जो क्षेत्र समाज का पूरा आईना नहीं दिखाता है, समाज के पूरे हिस्सों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वह सत्ता अधूरा है, वह समाज अधूरा है, वह क्षेत्र अधूरा है। निजी क्षेत्र आज भी अधूरा है। आज भी हम सबको सरकारी उपक्रमों पर इसलिए विश्वास है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव और सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। आज भी निजी क्षेत्र चाहे कितना भी वर्चस्व हो, कितना भी ज़्यादा संख्या में हो, लेकिन निजी क्षेत्रों पर लोगों का भरोसा इसलिए नहीं है कि वह आज तक यह निर्धारित नहीं कर पाया कि समाज के वंचितों को, समाज के पिछड़ों को, समाज के दलितों को, समाज के जनजातियों को वो हिस्सा, उचित हिस्सा नहीं दे पाए हैं, वो अपने तरीके से नहीं आ पाए हैं। और सरकार ने भी आज तक हिम्मत नहीं की एस्टैब्लिश करने में, वो चाहे उसको जगह हो, ज़मीन हो, या बिजली हो, या साधन हो, या तमाम तरह की चीज़ों को उपलब्ध कराने में अगर सरकार ने उसका सहयोग किया है तो सरकार के इस कथन को भी या इस काम में भी उसको मदद करना चाहिए कि जो वंचित वर्ग हैं उसको आगे लाने में उनको मदद करना चाहिए। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया अपने विचारों को आपके सामने साझा करने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो आंदोलन चल रहा है फी हाइक के खिलाफ में, विश्वविद्यालय के विभिन्न जो अन्याय हैं उनके खिलाफ में जो आप खड़े हैं, वो देश भर के नौजवानों को, विद्यार्थियों को, विश्वविद्यालय परिसर को वह आकर्षित करेगा और लोगों को आगे आने पर मजबूर करेगा। और आप ज़रूर जीतेंगे अपने अपने आपके जो इच्छा है, जो आप लक्ष्य लेकर आगे बढ़े हैं, वो ज़रूर आप हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।